हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पेपर आपका 60 अंक का है। और देखिए, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं, इसके बाद पेपर शुरू करना है। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। आपका पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसका वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से निर्देश पढ़ना है। अब पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 1 से लेकर 5 तक हैं, एक नंबर के। तो देख लेते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, कल सरिता रिक्त स्थान समारोह में गई थी। कल सरिता कौन से समारोह में गई थी? तो आपका ऑप्शन ए है अभिवंदन, ऑप्शन बी है अभिवादन, ऑप्शन सी है अभिनंदन, ऑप्शन डी है अभिचंदन। तो आपका जो ऑप्शन सी है अभिनंदन, वह बिल्कुल करेक्ट है। कल सरिता अभिनंदन समारोह में गई थी। आपको लिखना है अभिनंदन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लिखाई, ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए है खाई, ऑप्शन बी है लाई, ऑप्शन सी है आई, ऑप्शन डी है ई। तो आपका जो सही आंसर है वह है आई। लिखाई, ललचाई और पढ़ाई इन सभी में आई जो है प्रत्यय है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है आज रविवार का दिन है। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, दिन जो है रेखांकित शब्द है, तो दिन का आपको समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है दिवाकर, ऑप्शन सी है दिवस, ऑप्शन डी है दिन। तो जो सी ऑप्शन है आपका दिवस बिल्कुल सही है। आपको दिवस लिखना है। नेक्स्ट आपका है समझ का विलोम शब्द है। तो समझ का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है ना समझ, ऑप्शन बी है बुद्धिमान, ऑप्शन सी है होशियार, ऑप्शन डी है समझा। तो जो ऑप्शन ए है ना समझ, वह आपका सही है। ऑप्शन ए आपको लगाना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है 5वां प्रश्न, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है गरल, ऑप्शन सी है सघन, ऑप्शन डी है मगन। तो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूं, सरल जो है इसमें आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से आपके जो विकल्पीय प्रश्न थे 5 नंबर के कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थान आपके जो हैं 6 से लेकर 10 तक हैं, जो कि एक नंबर के हैं। तो देखिए, 6वां प्रश्न है आपका मोसो कहत मूल को लीनो, पंक्ति में रस है। मोसो कहत मूल को लीनो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको लिखना है वात्सल्य रस। आप लिखेंगे वात्सल्य रस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान है। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? तो आपको लिखना है प्राणायाम। नेक्स्ट आपका है निंदा करने वाले व्यक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? निंदक कहते हैं। तो आपको लिखना है निंदक। इसके बाद आपका 9वें नंबर का प्रश्न है बच्चे रिक्त स्थान काली का जुलूस देखने गए। बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए। तो आपको लिखना है खुशी खुशी। इसके बाद आपका रिक्त स्थान का लास्ट प्रश्न है आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आपको नेत्र दिख रहा है, तो नेत्र जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र आपको लिखना है। इस प्रकार से रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हुए 5 नंबर के। इसके बाद देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 11 से लेकर 16 तक हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11वें नंबर का प्रश्न है शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन था शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो उत्तर आप लिखेंगे शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए दिखाई देती है। जो गंगा नदी है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े दिखाई देती है। इस प्रकार से आपको जो 11वें नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका है दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए आंसर आप लिखेंगे दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूति और करुणा से भरा या संवेदनशील होना चाहिए। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, 12वें नंबर का प्रश्न आपका है, यह रहा उत्तर। अच्छे से याद कर लीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका है। तो देखिए, नेक्स्ट आपका है 13वें नंबर का प्रश्न, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है।
दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए उत्तर आपका है दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म मनुष्य के अपने अंदर होता है। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है। गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आपका जो है वह देखते हैं। तो देखिए आपको लिखना है गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। मालवा क्षेत्र आपको लिख देना है। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है 15वें नंबर का प्रश्न, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो योग के अति सूक्ष्म साधन बताने हैं, तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखिएगा योग के अति सूक्ष्म साधन ध्यान, धारणा और प्राणायाम है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 16वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आपको जल, पुष्प, पर्वत का तत्सम रूप लिखना है। तो आप लिखेंगे, देखिए आंसर आपका जो है 16वें नंबर के प्रश्न का जल, जल का लिखिएगा जल, और पुष्प का पुष्प, पर्वत का पर्वत। इसमें जो क्वेश्चन है वह गलत दिया गया है। तो जल का तो तत्सम शब्द जल ही होता है, पुष्प का पुष्प ही होता है, और पर्वत का पर्वत ही होता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो देखिए पहला आपका है 17वें नंबर का प्रश्न, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी? तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए 17वें नंबर का प्रश्न था आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? तो आपको लिखना है आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना है। उनकी इच्छा थी कि उनकी भस्म इस नदी में प्रवाहित हो, जिससे वे हमेशा अपने देश की मिट्टी और उसकी सभ्यता से जुड़े रहें। इस प्रकार से 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, मेघ बजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? तो देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है आपका, मेघ बजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? तो 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, मेघ बजी कविता में कवि ने बारिश के दौरान बादलों को गरजना, धरती की खुशबू, किसानों की आशा और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। यह कविता वर्षा ऋतु के अंदर और जीवन में इसके महत्व को दर्शाती है। इस प्रकार से आपको 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 19वें नंबर का प्रश्न, जो कि है सज्जनता की पहचान किससे होती है? सज्जनता की पहचान किससे होती है? तो इसका आंसर आपका है, सज्जनता की पहचान व्यक्ति की व्यवहार, दयालुता और दूसरों के प्रति उसकी सहायता भावना से होती है। सज्जन व्यक्ति सदैव दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता है और समाज में सकारात्मकता फैलाता है। इस प्रकार से आपको 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 20वें नंबर का प्रश्न है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नृत्य रहे। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इसमें आपको इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप, तो आपको लिखना है, तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है, इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि चाहता है कि वह संसार के सभी जीवों के साथ स्नेह और मैत्री का संबंध बनाए रखे। यह भावना आपसी प्रेम, सौहार्द और समानता का प्रतीक है। 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 21वें नंबर का प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? तो देखिए यह प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर तो हमने देख ही लिया है, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? तो इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए इस प्रकार से दिया गया है आपको 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, पढ़ते समय दीपू को शोल गुल करते बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें और बाहर खेलते लोगों की ध्वनियाँ परेशान करती थीं। ये आवाज़ें उसकी एकाग्रता भंग कर देती थीं। इस प्रकार से 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला देख लेते हैं 23वें नंबर का प्रश्न आपका है, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। तो आपको दिए गए हैं ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। इनमें से किन्हीं एक पर आपको 10 लाइन लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बता देते हैं। पहला आपका है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
दूसरी लाइन है आपकी, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तीसरा आपका है, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। फोर्थ है, नेहरू जी ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। फिफ्थ है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की प्रगति की नींव रखी। वे गंगा नदी को भारतीय संस्कृति की धारा मानते थे। उन्होंने वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है, उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ। इस प्रकार से नेहरू जी पर आपको 10 लाइन लिख देनी है। बाकी यदि आप महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के ऊपर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ये आपको नेहरू जी पर बता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, मेरी कविता का प्रमुख भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको इसमें अपने शब्दों में लिखना है। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। तो आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो देखिए आंसर है आपका, मेरी कविता का प्रमुख भाव कवि की गहन संवेदनाओं और विचारों का प्रकटीकरण है। कवि ने अपनी अनुभूतियों और विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त कर जीवन और प्रकृति के प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट की है। कविता में मानवता, सौंदर्य और सकारात्मकता का संदेश छिपा हुआ है। इस प्रकार से 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25वां प्रश्न, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर आपको लिखना है, दीपू की घड़ी कहानी के मुख्य पात्र दीपू, उसकी माँ, उसके पिता हैं। दीपू एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का है जो अपनी घड़ी को बहुत महत्व देता है कि माँ ममता और अनुशासन का प्रतीक हैं। पिता परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए व्यस्त रहते हैं। इन पात्रों के माध्यम से कहानी पारिवारिक मूल्यों और बच्चों की मासूमियत को दर्शाती है। इस प्रकार से आपको 25वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 26वें नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए किस प्रकार से लिखेंगे आप। तो देखिए आपको प्रार्थना पत्र जो है इस प्रकार से लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिला सागर मध्य प्रदेश, या अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। विषय 3 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे आप, मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कार्य के कारण दिनांक, यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है, मतलब लिख सकते हैं आप 12 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक 3 दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें जिससे मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। फिर लिखिएगा, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर नाम लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है कक्षा, इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। इस प्रकार से आपको जो 26वें नंबर का प्रश्न था आपका, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, वह कंप्लीट हुआ। तो देखिए आपके 1 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको अच्छे से इनको कर लेना है। तो चलिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और अन्य विषयों के वीडियो भी डल चुके हैं चैनल पर, यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।